गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो बच्चे बहुत कम दिन जो है बचे हुए हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो अब जितनी भी तैयारी कर ली है आप लोगों ने, इस दौरान आपको बस इतना याद रखना है कि अभी जितना भी पढ़ लिया है, जितना भी रिवाइज कर लिया है, बस आपको उस कंटेंट के साथ में, अपने नॉलेज के साथ में कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, अब परेशान नहीं होना है। जो भी आपका एग्जाम है बहुत अच्छे से जाएगा अगर आप खुद से ही जो है कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, तो इस मेंटेलिटी के साथ में अब जो बचे हुए दिन हैं वहाँ पे भी आपको रिवीजन ही करना है। ठीक है, और अच्छे से रिवीजन करने के बाद में अपने कॉन्फिडेंस को अच्छा रखते हुए, अच्छे लेवल पर रखते हुए आपको एग्ज़ाम देना है। चलिए फिलहाल ये सेशन हम कर लेते हैं। गोवा कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मांडवी है, गंगा है, गोमती है या साबरमती है? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चारों नदियां हैं। आपको ये बताना है कि गोवा जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है। गोवा कौन सी नदी पर स्थित है? ठीक है, कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो इनमें से बचे जो नदी है मांडवी, मांडोवी या फिर मांडवी जो नदी है ये गोवा में बहती है। उसके अलावा आप गंगा देख रहे होंगे, गोवा से कोई लेन देन नहीं है। गोमती होगी आपकी, साबरमती होगी, ये गुजरात की नदी है बच्चे। ठीक है, उत्तर भारत की नदियां हैं गंगा गोमती। तो मांडवी जो रिवर है वो गोवा में बहती है। अगला है भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कब बना था? कौन से साल में इसकी स्थापना हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना बच्चे 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी। और इससे पहले कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहले कौन से नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसे जो है आपका पहले जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक, सॉरी, ये आपका इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक को ही जो है आपका एसबीआई बाद में कहा गया और 1955 में इसकी स्थापना हुई। भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन बने? ई के नयनार हैं, वसंत असांते हैं, ज्योति बसु हैं या फिर के करुणाकरण है? इनमें से कौन से ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जो भारत के सबसे लंबे टाइम पीरियड तक रहने वाले, सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा एज अ चीफ मिनिस्टर? तो इनका नाम आपको याद रखना है बच्चे। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, नाम है ज्योति बसु, ज्योति बसु। आईएमएफ का गठन कब हुआ था? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसे कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका गठन कब हुआ था? 1942, 1944, 1945, 1946, कौन से साल में जो है आपका ये बना था? तो इसका आपको याद रखना है, बहुत बार ये पूछा जाता है। और आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ही आपके 1945 के बने हैं। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज किस स्थान पर स्थापित किया गया था? पहला मेडिकल कॉलेज, भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कोलकाता है, आगरा है, बेंगलोर है या फिर दिल्ली है? भारत का पहला मेडिकल कॉलेज बच्चे कहाँ पे बना था? कोलकाता में। कौन सी जगह में? कोलकाता में बना था। अगला प्रश्न, मणिकरण, मणिकरण क्या है? एक पावर प्लांट का नाम है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये मणिकरण पावर प्लांट है कहाँ पर? अरुणाचल में, हिमाचल में है, मध्य प्रदेश में है या फिर यूपी उत्तर प्रदेश में है? मणिकरण पावर प्लांट अरुणाचल, हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में से कौन से राज्य में है? तो बच्चे ये मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अगला है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कौन से वायसराय या फिर कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी? देखिए, कॉर्नवालिस है, रिपन है, डलहौजी है, विलियम बेंटिंक है। आपको हमेशा याद रखना है बच्चे, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रतिपादन जो किया था, अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो लॉर्ड मैकाले का नाम आता है। ठीक है, लॉर्ड मैकाले, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। लेकिन लॉर्ड मैकाले को भी अपॉइंट किसके द्वारा किया गया था? उस समय पे गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय पे गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सिडनी ओलंपिक, सिडनी ओलंपिक 2000 में हुआ था, सन 2000 में हुआ था। यहाँ पे बच्चे भारत ने जो है सिर्फ एकमात्र मेडल जीता था, एक ही मेडल जीता था। वही आपको पूछा है कि एकमात्र मेडल जो है वो कौन से खिलाड़ी के द्वारा जीता गया था? तो इन्हें आप सभी लोग जो हैं बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बार आपने इनका नाम सुना होगा। नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारत को ओलंपिक मेडल दिलाया था। इनका खेल आपको याद रखना है, यहाँ पे देखिए बच्चे, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी है और भारोत्तोलन से इनका संबंध है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारतीय समाज को 7 वर्गों में किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था? किसके द्वारा बांटा गया था? स्ट्रेबो है, प्लिनी है, एरियन है या फिर मेगास्थनीज है? बताइए, भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है।
बच्चे इसका जो आंसर है आपका मेगास्थनीज है। और मेगास्थनीज के से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमने पढ़ा है। मेगास्थनीज जो है एक किताब के लेखक के रूप में जाने जाते हैं और वो किताब का नाम है इंडिका। ठीक है, इंडिका पुस्तक जो है इन्होंने लिखी थी, इंडिका बुक इन्होंने लिखी है, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। और इसी किताब में इन्होंने भारतीय समाज को, उस समय के, कौन से समय की बात हो रही है, जब मौर्य काल चल रहा था भारत में, ठीक है, तो मौर्यकालीन समाज को इन्होंने 7 भागों में डिवाइड करके या क्लासिफाइड करके बताया था। सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें 1192 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हराया था, यह कौन से वंश के शासक थे। ठीक है, यहाँ पे आपको पृथ्वीराज तृतीय का जो है आपका क्या पूछा हुआ है, इनका वंश पूछा हुआ है कि कौन से वंश के शासक थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका चौहान वंश है, पाल वंश है, प्रतिहार है या फिर राष्ट्रकूट है। 4 बच्चे यहाँ पे डायनेस्टीज दी हुई हैं। और पृथ्वीराज तृतीय जो है, जिन्हें जाना जाता है मोहम्मद गौरी के साथ में जो इनके युद्ध हुए थे, तराइन के जो युद्ध हुए थे, उनके लिए इन्हें जाना जाता है। और इन्हें ही हम प्यार से क्या कहते हैं, या फिर इनकी डायनेस्टी के साथ इन्हें क्या कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। तो एक्चुअल में जो इनका वास्तविक नाम था वो पृथ्वीराज तृतीय था। और चूंकि पृथ्वीराज चौहान लिख रहे हैं तो इनका संबंध जो है आपका कौन से वंश से है, चौहान वंश से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका चौहान वंश। अगला, पेट्रोलॉजी क्या है, किसके अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। देखिए, साइंस ऑफ मिनरल्स, खनिजों के विज्ञान को, रॉक्स, साइंस ऑफ रॉक्स यानी कि चट्टानों के विज्ञान को, या फिर साइंस ऑफ गैसेस, गैसों के विज्ञान को, या फिर साइंस ऑफ मेटल्स यानी कि धातुओं के विज्ञान को। कौन से विज्ञान को पेट्रोलॉजी कहा जाता है, कौन से अध्ययन को जो है पेट्रोलॉजी कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आपको याद रखना है, साइंस ऑफ रॉक्स, ऑप्शन नंबर 2। किसके साइंस को, रॉक्स यानी कि चट्टानों के विज्ञान को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। अगला प्रश्न, उस सरकारी योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य पिछड़ी पृष्ठभूमि या गरीब पृष्ठभूमि की महिला उद्यमियों को लाभ पहुंचाना है। महिला उद्यमी का मतलब ऐसी महिलाएं जो कि अपना बिजनेस कर रही हैं, ठीक है, अपना एंटरप्रेन्योर हैं ऐसी महिलाएं। और वो भी कौन से जगह से आती हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती है या फिर गरीब पृष्ठभूमि से आती हैं। ठीक है, तो ऐसी महिलाओं को जो है हेल्प करने के लिए, उन्हें जो है सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है। देखिए, सारी की सारी योजनाएं जो है आपकी ये वुमेन सेंट्रिक है। वुमेन सेंट्रिक यानी कि महिलाओं के लिए बनाई गई हैं। सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है। उज्ज्वला योजना, जिसमें कि फ्री में जो है सिलेंडर बांटे गए थे, उज्ज्वला योजना, ताकि जो घर की महिलाएं हैं उन्हें चूल्हा के सामने जो है अपना स्वास्थ्य खराब करने की आवश्यकता नहीं है, वो गैस में आराम से खाना बना सकती हैं। ठीक है, उज्ज्वला हो गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गया, ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बचे। ठीक है, जो महिला है, जो गर्भवती महिला है और उसका जो बच्चा है, उनकी देखभाल के लिए उन्हें जो है आपका अच्छा सिक्योर जो है ये टाइम पीरियड होता है जब वो गर्भधारण किए हुए रहती हैं। ठीक है, तो उनका जो प्रेगनेंसी वाला टाइम है उस पर जो है उन्हें अच्छी हेल्थ केयर देने के लिए उन्हें क्या दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं इस स्कीम में, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो बचा आपका महिला समृद्धि योजना। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा महिला समृद्धि योजना। बचे, इसमें क्या किया जाता है, जो पिछड़ी पृष्ठभूमि या फिर गरीब पृष्ठभूमि की महिलाएं हैं, अगर वो अपना कुछ काम करना चाहती हैं, उद्यमी बनना चाहती हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है उन्हें क्या दिया जाता है, कम दरों पे लोन दिया जाता है। क्रांतिकारी, इनमें से आपको उस फ्रीडम फाइटर का नाम बताना है जिनकी मृत्यु या फिर जिनकी शहादत 27 फरवरी 1931 को हुई थी, 1931 बचे ईयर आपको भगत सिंह के लिए याद होगा। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव को फांसी हुई थी। ठीक है, लेकिन इसी साल 1931 में जो है आपका फरवरी के महीने में 27 फरवरी को जो है इनमें से किसी एक क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी। वो आपको बताना है कौन से क्रांतिकारी थे। ये थे आपके चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर सी, चंद्रशेखर आजाद। अगला, भारत में 5G सर्विसेज कब प्रदान की जाने लगी हैं, कब से की जाने लगी हैं, मतलब लॉन्चिंग कब हुई है, 5G सर्विसेज की लॉन्चिंग कब हुई है। 19 सितंबर 2021, 10 अगस्त 2021, 28 सितंबर 2022 या फिर 1 अक्टूबर 2022।
बताइए। देखिए 2022 में तो हुई थी, ये पक्की है, ठीक है, 2022 में हुई थी, लेकिन सितंबर के माह में या अक्टूबर के माह में कब हुई थी? 5G सर्विसेज अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है ना, पिछले साल ही जो है लॉन्च हुई हैं। तो कब हुई ये? 1 अक्टूबर 2022 को, 1 अक्टूबर 2022 को। सरकार के विरुद्ध शुरू किए गए खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? देखिए इसे बच्चे कैरा लिखा गया है, लेकिन एक्चुअल में ये आपका खेड़ा है, खेड़ा सत्याग्रह। बहुत से बच्चे जो है यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा आंदोलन है, कभी हिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह को कहीं कहीं पे ऐसे लिख दिया जाता है, और ये लिटरली एग्जाम में यही मिस्टेक करते हैं एग्जामिनर, और जानबूझ के करते हैं आप लोगों को फंसाने के लिए, गलती से हो जाती है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है। एक्चुअल में ये आपका खेड़ा सत्याग्रह है, ठीक है। तो खेड़ा सत्याग्रह जो है आपका किसके द्वारा चलाया गया था? इसे चलाने वाले जो लीडर थे, जो नेता थे, उनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने भी आपके, चाहे वो अहमदाबाद मिल आंदोलन हो, चाहे वो आपका खेड़ा सत्याग्रह हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी की भूमिका क्या रही। जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल वाला टाइम रहा, भारत को स्वतंत्र करवाने में बचे, जिन नेताओं का ज़्यादा योगदान है, वैसे तो नाम सभी को पता होना चाहिए, लेकिन जिनका ज़्यादा योगदान है उनका कम से कम आपको भूमिका पता होनी चाहिए कि कौन से आंदोलन जो है उनके द्वारा लीड किए गए, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह चलाया था सरकार के विरुद्ध, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध। विश्व का कितना व्यापार, कितना ट्रेड समुद्री मार्ग से होता है? बताइए जरा। समुद्री मार्ग, ग्लोबल ट्रेड, विश्व भर में जो आपका ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है एक देश से दूसरे देश के बीच में, इनमें से कितना प्रतिशत जो है आपका वो समुद्री मार्ग से होता है? तो बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे, 90%, ठीक है, 90%, ओवर 90% जो है आपका जो ट्रेड होता है दुनिया भर में देशों के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ आपका समुद्री माध्यम से होता है, ठीक है, सी रूट के माध्यम से होता है। वायुमंडल में CO2, N2 और O2 का संबंधित प्रतिशत क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना % है वायुमंडल में, नाइट्रोजन का कितना % है, और ऑक्सीजन का कितना % है? बताइए। CO2 है, N2 है, O2 है, कितना कितना प्रतिशत वायुमंडल में पाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा आप लोगों को पहले तो ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वायुमंडल में वो है नाइट्रोजन, और लगभग कितना है? 78.08%, ठीक है। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो है 78.08%। ऑक्सीजन का है लगभग आपका 21 आ जाता है, कहीं कहीं पे 21 भी लिखा होगा तो वो भी सही होगा, लेकिन एक्यूरेट जो है आपका 20.95% का है। कार्बन डाइऑक्साइड का वैसे 0.04% का है, ठीक है। तो इन तीनों को याद रखिएगा, ये तीन गैसें वो हैं जो सबसे ज़्यादा क्या रखती, सबसे ज़्यादा ये संगठन बनाती है किसका? वायुमंडल का, ठीक है। इन तीनों को मिलकर के बनता है। 1 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्टीवंस के द्वारा डिजाइन किया गया था? FW स्टीवंस, आपको बताना है कि कौन सा बिल्डिंग, कौन सा डिज़ाइन जो है इन्होंने बनाया है। देखिए महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस बच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, ठीक है, रेलवे स्टेशन है वहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल, ठीक है। तो ये जो है आपका बनाया गया है FW स्टीवंस ने, और जब ये बना था ना तब इसका नाम ये नहीं था, तब इसे बनाया गया था विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनल। जॉन बील मेला भारत का एकमात्र ऐसा मेला है जहां अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? आपको राज्य बताना है। पहले तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका मेला है, मेले का नाम है जॉन बील मेला, ठीक है, जॉन बील मेला। अब जॉन बील मेले में क्या होता है, एक बहुत पुरानी जो आपकी पारंपरिक प्रथा है जिसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। देखिए मुद्रा का इस्तेमाल तो हम आज कर रहे हैं, करेंसी का जो है आपका निर्माण अब हुआ है, ठीक है। पहले क्या होता था बच्चे, व्यापार का जो आपका सिस्टम था, ट्रांजैक्शन का जो माध्यम था, उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था, सामान के बदले सामान देने का, ठीक है, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी भी जो है सामान के बदले सामान देकर के वस्तु विनिमय प्रणाली का क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है जॉन बील मेले में। और ये लगता कहाँ पे है? ये आपका असम में लगता है, ऑप्शन नंबर बी, असम। इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कौन से मिशन की कल्पना की है? देखिए लॉन्च भी हो गया है बच्चे, अभी लॉन्च हो चुका है सूर्य के लिए इसरो का जो आपका मिशन है। इसका नाम आपको बताना है, इसका नाम आपको बताना है। नाम क्या है?
आदित्य L1, ऑप्शन नंबर ए आदित्य L1। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है जो कि विदेशी यातायात को संभालता है और जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों ही शामिल है? बताइए, भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक एयरप्लेन बताना है आपको कौन सा है जो कि दोनों प्रकार की जो यात्री सेवाएं हैं, दोनों प्रकार की जो सर्विसेज हैं, कार्गो भी और पैसेंजर भी, ये दोनों प्रकार की सेवाएं देता है। ये है आपका एयर इंडिया, ऑप्शन नंबर ए एयर इंडिया। नमिता रूपांतरित चट्टान के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है बच्चे? मेटामॉर्फिक चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान? ये रूपांतरित चट्टान ये जो है आपका तीसरे प्रकार की चट्टान होती है। सबसे पहले बच्चे आपका आग्नेय चट्टान है जो सबसे पुरानी बनी हुई है, उसके बाद में आपका अवसादी चट्टान है जो कि आग्नेय चट्टानों के अवसाद से, ठीक है, बनी हुई है। उसके बाद में जो है और ज़्यादा दाब का, ताप का बदलाव होने के कारण जो है समय के साथ में बहुत लंबे टाइम पीरियड तक जो है चट्टानें अपना स्वरूप बदलती रहती हैं और उसके बाद जो चट्टानें बनती है उन्हें हम रूपांतरित चट्टान या फिर मेटामॉर्फिक चट्टान कहते हैं। तो आपको मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल बताना है, कौन सा वाला है? मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल कौन सी वाली चट्टान है? ये है आपका संगमरमर, ऑप्शन नंबर बी संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था? तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है ये शासक। मोहम्मद बिन तुगलक है, रुकुनुद्दीन तुगलक है, या फिर गयासुद्दीन तुगलक है, या फिर फिरोज शाह तुगलक है। कल बच्चे सेम प्रकार का क्वेश्चन हमने किया, मैंने आपको पूछा था कि तुगलक वंश के जो शासक हैं इन्हें आप एक सीरीज में लगाइए, किया था कि नहीं? तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, रुकुनुद्दीन, गयासुद्दीन और फिरोज शाह। सबसे पहले बच्चे गयासुद्दीन तुगलक आया। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव डाली। गयासुद्दीन तुगलक के बाद में जो है आपका MBT मोहम्मद बिन तुगलक आया और अंतिम जो आपका शासक रहा है इसका काबिल शासक वो है आपका फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। रुकुनुद्दीन तुगलक जो है इस डायनेस्टी से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा जीवित जीवों के दायरे और पर्यावरण के साथ उनके रिश्ते को इंगित करता है? जीवित जीव जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो सांस ले रहे हैं बच्चे, उन्हें क्या कहा जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो जीवित जीव हैं उनका जो रिश्ता है, उनका जो सह संबंध है किसके साथ में? पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के साथ में, उसे क्या कहा जाता है? बताइए। लिविंग ऑर्गेनिज्म और आपका इन्वायरमेंट, इन दोनों का जो रिश्ता है इसे क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है इसे? वायुमंडल कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं, जल मंडल कहते हैं या स्थल मंडल? नाम से समझ में आ रहा है ना। वायुमंडल वायु की बात कर रहा है, जल मंडल से पानी की बात कर रहा है, स्थल मंडल आपका स्थल भूमि की बात कर रहा है, ठीक है। बचा आपका जीव मंडल। जीव मंडल में बचे आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका जो संबंध है एनवायरनमेंट के साथ में, उनका जो संबंध है प्रकृति के साथ में, वो आपका दर्शाया जाता है और इसे जो है आपका क्या कहा जाता है? जीव मंडल कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। बौद्ध स्थापत्य कला में स्तूप को श्रद्धांजलि देने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग को क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहते हैं इसे? इसे क्या कहा जाता है? देखिए, जब आप स्तूप को देखते हैं, बौद्ध स्थापत्य कला का सबसे अच्छा, सबसे जो है आपका बड़ा एग्जाम्पल है स्तूप। बहुत सारे स्तूप बने गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, जब आप स्तूप के अंदर एंटर करेंगे तो ये आपका मेन बिल्डिंग है अंदर की तरफ, जो गुम्बद नुमा आपको दिख रहा है। उसके बाहर जो है आपका ये मेन गुम्बद होता है और गुम्बद के बाहर जो है आपकी आउटर जो बाउंड्री होती है वो होती है और बीच में जो है आपका यहाँ पे आपका एंट्री गेट है। गेट से आप अंदर जाएंगे, यहाँ से अंदर जाएंगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा। ये इस रास्ते को पूछा है कि क्या कहते हैं? इस रास्ते को क्या कहते हैं? श्रद्धांजलि देने के लिए भक्तों के लिए जो पैदल मार्ग बना होता है उसे कहा जाता है मेधी। क्या कहा जाता है? मेधी। ऑप्शन नंबर ए। 1947 के निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भी भारतीय श्रम कानून को नियंत्रित करता है? थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। इसे देखते हैं क्या पूछ रहा है। 1947 यानी कि आज़ादी का वर्ष, 1947 में
कौन से अधिनियम थे आपके, इनमें से कौन सा अधिनियम था जो कि ट्रेड यूनियन के साथ साथ, जो व्यापार के जो यूनियन बने थे, संगठन बने थे, उनके साथ साथ व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को नियंत्रित कर रहे थे? तो कौन सा कानून था जो कि व्यक्तिगत कामगारों को भी, जो ट्रेड यूनियन थे उन्हें भी, और भारतीय श्रम कानून, इनको जो है रेगुलेट कर रहा था? तो इनमें से बच्चे एक आपका अधिनियम है जो कि ये सब कुछ एक साथ रेगुलेट कर रहा था 1947 के टाइम पे, वो था आपका औद्योगिक विवाद अधिनियम। ठीक है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, इसमें आपकी तीनों चीजें आ जाती हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? कलिंग युद्ध लड़ा था। कलिंग अगर हम बात करें आज की, तो आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? उड़ीसा स्टेट में देखने को मिलेगा, ओडिशा में। ठीक है, और कलिंग युद्ध कब हुआ था, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखिएगा। 261 में हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इस युद्ध की कि मौर्य साम्राज्य का जो सबसे बड़ा शासक था, सबसे महान कहा जाता है अशोक को, तो बच्चे अशोक जो है, अशोक जो राजा है, जो महान बनने की जो उनकी प्रोसेस है, जिस कारण से जो है द ग्रेट अशोक का कई बार कह दिया जाता है, तो वो जो आपका महान बनने का जो रीज़न है वो इसके बाद शुरू होता है। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद में अशोक ने जो है आपका अपना एक धर्म बनाया, अपना एक नया विचारधारा बनाई, बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर लिया और युद्ध विद्ध जो है आपका सारा का सारा छोड़ दिया। ठीक है, तो अशोक से रिलेटेड है कलिंग का युद्ध। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके तहत लॉन्च की थी? 3,000 रुपये वाली योजना है बच्चे। जो असंगठित क्षेत्र के या फिर प्राइवेट सेक्टर के जो आपके लोग हैं, उनको पेंशन मुहैया करवाने के लिए, ठीक है, उनको पेंशन देने के लिए जो है आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम लॉन्च की गई। और कौन सी स्कीम के तहत इसे लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया डोनेट अ पेंशन इनिशिएटिव के तहत मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च की गई। भारत कौन सी दिशा में म्यांमार से घिरा है? बहुत इजी क्वेश्चन। आपको बताना है कि हमारा जो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी क्षेत्र है वो कौन कौन से राज्यों से घिरे हैं। अगर आपको ये पता है बच्चे, तो फिर ये भी आपके लिए आसान है। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आप जो है रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे अगर इंडिया का, तो दक्षिण हो गया आपका, दक्षिण में जो है कोई भी देश नहीं आता है बड़ा, यहाँ पे आपका श्रीलंका है। ठीक है, और पूरा का पूरा जो है वाटर बॉडी है इंडिया को जो घिरे हुए है, तो दोनों तरफ से, एक तरफ से अरब सागर, नीचे की तरफ से हिंद महासागर, इधर की तरफ से आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अगर हम बात करें पूर्व की, इधर की बात करें, पहले पश्चिम की बात कर लेते हैं। पश्चिम में जो है आपका एक बहुत बड़ा देश है, पूरी की पूरी पश्चिम की जो बाउंड्री है वो एक ही देश से हमारी कनेक्ट करती है, वो है पाकिस्तान, इधर की तरफ पाकिस्तान। अगर हम उत्तर की बात करें तो थोड़ा सा अफगानिस्तान है, उसके बाद में आपका चाइना है, उसके बाद में आपका नेपाल है, और फिर से आपका चाइना है, थोड़ा सा यहाँ पे भूटान है। ठीक है, उत्तर की बात करें तो। अब करते हैं पूरब की बात। पूरब में बच्चे जो है आपका म्यांमार से घिरा हुआ है, कौन? इंडिया। ठीक है, तो पूरब में आपके दो देश आते हैं, एक तो बांग्लादेश आता है और एक आपका म्यांमार आता है। ठीक है, तो भारत जो है पूरब की दिशा में म्यांमार से घिरा है। आपको डायरेक्शन बतानी थी कि म्यांमार है किधर। निम्नलिखित में से किस भारतीय लेखक ने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास लिखा था जिसका नाम था गौरा? गौरा के राइटर का नाम पूछा है आपको, बस घुमा फिरा करके पूछा हुआ है, लेकिन गौरा के राइटर का नाम पूछा है। बताइए। गौरा जो बहुत फेमस नोवेल था इस टाइम का, जब बच्चे देश को आज़ादी का जो टाइम पीरियड है वो चल रहा था, राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, उस दौरान जो है गौरा लिखा गया था उपन्यास। और किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर सबसे पुराने कृत्रिम बंदरगाहों में से एक है? अब देखिए, आपको हिंट भी दे दिया है कि पूर्वी तट पर है, पूर्वी तट पर है। ठीक है, ये पश्चिमी तट हो गया, ये आपका पूर्वी तट पे है। ठीक है, तो पूर्वी तट में कौन सा वाला है? देखिए, कांडला जो बंदरगाह है ये तो आपको मिलेगा यहाँ पे गुजरात में, कांडला, यहाँ पे मिलेगा आपको कांडला बंदरगाह। ठीक है, तो ये तो पश्चिमी तट पे हो गया, ये तो आपका हो गया आउट। अब है आपका पारादीप बंदरगाह। पारादीप जो है आपका ये उड़ीसा में है, इधर का, इसका मतलब है इधर है,
ये आपका पूरब में हो गया, ठीक है, ये हो सकता है। विशाखापत्तनम भी आपका इधर ही है तो ये भी हो सकता है। उसके बाद है चेन्नई, चेन्नई भी आपका इधर ही है तो ये भी हो सकता है। तो 3 जो है आपको पूर्वी तट के दे दिए हैं। अब आपको बताना है कि पूर्वी तट पर स्थित सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। सबसे पुराना भी है और कृत्रिम बंदरगाह है, और ये है आपका चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक अर्थव्यवस्था में पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि को शुद्ध निवेश या नई पूंजी निर्माण के द्वारा मापा जाता है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। आपको बताना है पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि को कैसे नापा जाता है। शुद्ध निवेश को जो है आपका, या फिर नई पूंजी निर्माण को जो है आपका कैसे नापा जाता है, आपको फॉर्मूला बताना है बच्चे। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। आपको बताना है शुद्ध निवेश का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। 4 फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं। नेट, शुद्ध निवेश का मतलब क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब नेट इन्वेस्टमेंट जो है आपका, वो आपको फॉर्मूला बताना है सकल निवेश के साथ में और मूल्यह्रास के साथ में जो है उसका क्या रिश्ता है, बताइए। देखिए, जो सकल निवेश है उसमें से अगर हम माइनस कर दे मूल्यह्रास को, तो बचेगा जो आपके पास में, उसे कहेंगे नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसे कहेंगे नेट इन्वेस्टमेंट। क्या कहा जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने 200 रुपये लगाए, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया, आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। 200 रुपये जो है आपने कोई भी चीज़ बनाया, कोई भी चीज़ बनाने में जो है आपने 200 रुपये खर्च कर दिए, इन्वेस्टमेंट है आपकी, ठीक है, 200 रुपये की। अब 200 रुपये में से जो है आपका कुछ ऐसा सामान जो है, जब आप सामान को लाए तो 200 में से बचे आपका जो 50 रुपये का सामान है वो ख़राब निकला, ठीक है, वो ख़राब निकला। तो ये जो 50 रुपये का सामान जो आपका ख़राब निकला, इसे कहते हैं मूल्यह्रास। इसे क्या कहा जाता है, मूल्यह्रास। तो जब आप 200 में से अगर 50 माइनस कर दे, मतलब जो आपका सकल निवेश था उसमें से माइनस कर दे अपना मूल्यह्रास, तो कितने रुपए बचेंगे आपके पास में, 150। तो ये जो 150 बच रहा है ना, इसे ही कहा जाता है शुद्ध निवेश, इसे कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, शुद्ध निवेश जो है आपका सकल निवेश में से मूल्यह्रास को माइनस करके निकल जाता है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक हैं। 9 रत्नों के लिए जो सबसे ज़्यादा जाने जाने वाला राजा है वो है अकबर, बहुत फेमस है अकबर। उसके दरबार में, अकबर के दरबार में जो है 9 रत्न थे, ठीक है, 9 रत्न थे। 9 रत्न अलग अलग फील्ड के जो है माहिर थे। कोई आपका पॉलिटिक्स में अच्छा, कोई आपका गाने में अच्छा, तानसेन भी आपका, तानसेन अकबर के ही दरबार में थे बच्चे, ठीक है, 9 रत्न थे। लेकिन अकबर जो है बाद का राजा है, मिडिवल इंडिया का, जब मध्यकालीन भारत आपका शुरू हुआ उसका राजा है, ठीक है। मध्यकालीन भारत से पहले भी जो है प्राचीन भारत में एक राजा ऐसा हुआ जिसने अपने दरबार में 9 रत्नों को रखा हुआ था, और वो राजा कौन था आपका, गुप्त वंश का राजा था, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, और ये वो 9 रत्न है बच्चे, ठीक है। इनमें से एक आपको पूछा हुआ है, लेकिन सबका नाम आपको पता होना चाहिए। इनमें से जो सबसे फेमस हैं जो अभी तक पूछे गए हैं, एक तो बच्चे कालिदास, महाकवि कालिदास, साहित्यकार, वराह मिहिर, ज्योतिष विज्ञानी, धन्वंतरी चिकित्सक, अमर सिंह, शब्दकोश, डिक्शनरी जिसे हम कहते हैं, अमरकोश भी इन्होंने लिखी है, ठीक है, वो इनके शब्दकोश थे। उसके बाद इसमें से जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वेताल भट्ट, जादूगर वेताल भट्ट, ठीक है। तो इतने तो आपके इम्पोर्टेंट है, बाकी भी आपको पढ़ने ज़रूर हैं। शपड़क ज्योतिष विज्ञान, घटक पर शिल्पकार, वररुचि व्याकरण संस्कृत, और शंकु जो है वास्तुकला। तो अलग अलग फील्ड के जो आपके स्पेशलिस्ट लोग थे, ज्ञाता लोग थे, उन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दरबार में रखा, ठीक है, और उन्हें जो है 9 रत्नों की संज्ञा दी। तो देखिए, अब यहाँ पे आपका आंसर बनता है वराह मिहिर, जो कि ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े जो है ज्ञाता थे, ज्योतिष शास्त्र के, ज्योतिष विज्ञान से इनका संबंध था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। भूगोल का जनक किसे माना जाता है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है भूगोल का जनक, ये इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी, इरेटोस्थनीज। क्वार्टजाइट कौन से प्रकार की चट्टान है, क्वार्टजाइट बच्चे कौन से प्रकार की चट्टान है,
क्वार्टजाइट चट्टान आपकी रूपांतरित प्रकार की है, यानी कि मेटामॉर्फिक प्रकार की है। ऑप्शन नंबर डी, क्वार्टजाइट रूपांतरित। हाल ही में किस राज्य में ऐतिहासिक करछी पूजा मनाई गई थी? करछी पूजा कहाँ पे मनाई जाती है आपको बताना है। करछी पूजा, ये आपको करंट का भी क्वेश्चन है बच्चे, ये भी आपको याद रखना है, त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर ए। अब आपको करंट अफेयर के ही देखने को मिलेंगे। अगला है, हाल ही में कौन सा भारतीय शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल हुआ है? WCCF में शामिल होने वाला शहर आपको बताना है, तो ये है आपका बेंगलुरु। कौन सा शहर है? ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन, अकीरा हाल ही में समाचारों में देखा गया था, ये है क्या? बीमारी है, एक मिसाइल प्रणाली है, कोई सरकारी योजना है, या फिर ये आपका एक इंटरनेट रैंसमवेयर है, यानी कि वायरस। हम कहते हैं कंप्यूटर वायरस, ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस को बच्चे इनकी ऑफिशियल भाषा में जो है आपका मालवेयर ही कहा जाता है, और मालवेयर या फिर वायरस जो है आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो अकीरा जो है आपका एक इंटरनेट रैंसमवेयर था। रैंसमवेयर उस मालवेयर को कहा जाता है जो फिरौती मांगता है, आपके डेटा को कैप्चर कर लेगा और आपसे कहेगा कि इतना जो है मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, मैं आपका डेटा को रिलीज कर दूंगा, ठीक है। तो फिरौती मांगता है, इसीलिए इसे रैंसमवेयर कहा जाता है। फिरौती को इंग्लिश में रैंसम कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट रैंसमवेयर है अकीरा। भारत का पहला कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट कौन से शहर में शुरू किया जाएगा? कहाँ पे शुरू होगा ये हो गया है आपका जम्मू में। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर के जम्मू में। खबरों में देखी गई टंकाई विधि किस प्रक्रिया से संबंधित है? टंकाई विधि बच्चे ये आपका एक प्राचीन विधि है, टंकाई विधि, और इससे जो है आपका क्या बनाए जाते थे? देखिए, वनारोपण की, पेड़ लगाने की कोई विधि है, जहाज निर्माण की कोई विधि है, या फिर मानचित्र निर्माण की है, या फिर चित्रकला की कोई विधि है। तो इसे आपको याद रखना है, ये है किस चीज़ की विधि है? ये है आपकी जहाज निर्माण की, शिप बिल्डिंग की एक प्राचीन विधि है टंकाई विधि, ठीक है। तो इतना जो है आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है। बाकी हफ्ते में तो आपके करंट अफेयर ऑलरेडी आ ही रही हैं, वहाँ पे आपका करंट अफेयर अच्छे से जो है कवर करवाया जा रहा है, वो भी आपको देखनी है। और इन क्लासेस की जो PDF है वो आपको मेक इट इजी स्किल्स के मोबाइल एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री दी जा रही हैं, वहाँ पे जा कर के रिवाइज करिए। आप जो है एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ रिवीजन का समय बचा हुआ है, और GK GS या फिर नॉनटेक वाला पोर्शन को आप इजी नहीं ले सकते, ठीक है। एग्ज़ाम के पहले से ही बता रही हूँ, हल्के में नहीं लेना है, तभी तो आप टेक्निकल कर पाएंगे। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।